मम्मी प्लीज़, मैं कितनी बार आपसे मना कर चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? बेटा एक बार फ़ोटो तो देख लो। यह कहते हुए दीपक, दीपू की मम्मी सरिता 4-5 तस्वीरें दीपक के स्टडी टेबल पर रखकर बाहर चली जाती हैं। दीपक ने एक नज़र भी तस्वीरों को नहीं देखा। अपना हेडफोन निकाला और अपना पसंदीदा गाना सुनने लगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। गाने के हर बोल के साथ बेला की छवि उसके मस्तिष्क में आने लगी, जैसे वो खुद ही गाने का नायक हो और बेला नायिका। हल्की गुलाबी साड़ी को अपने एक हाथ से उठाकर संभालते हुए बेला नंगे पैर दौड़ी चली आ रही है और वो बाहें फैलाए खड़ा है। कितनी खूबसूरत है बेला। 5 फुट 8 इंच की हाइट, लंबे काले खुले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों से मुलायम ओठ, जहाँ से गुजरे हर कोई दोबारा मुड़के जरूर देखता है। दीपू खोया हुआ था बेला के ख्यालों से। तभी दीपक की बहन सविता सवी की आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग की। दीपू दीपू, ख्यालों को दुनिया से बाहर निकलकर दीपू बोला, हाँ दीदी। ख्यालों को दुनिया से बाहर निकलकर दीपू बोला, हाँ दीदी। अरे दीपू, मैं और अनीता जरा मार्केट जा रहे हैं और तेरे जीजा जी भी कोर्ट के काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं चेल्सी और नोनी सविता के बच्चे को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। जरा ध्यान रखना इन बदमाशों का। दीपू ने अंदर से ही जवाब दिया, ठीक है दीदी। चेल्सी 6 साल और नोनी 8 साल का है। दोनों के अंदर आते ही घर में उठापटक शुरू हो गई। कभी कोई टीवी चला रहा है तो कोई वीडियो गेम की जिद कर रहा है। अंत में समझौता हुआ। चेल्सी मामा के साथ कार्टून देखेगी और नोनी पहले पूरे अल्फ़ाबेट्स लिख कर दिखाएगा, फिर गेम खेलेगा। अब थोड़ा परिचय। दीपू और उसकी मम्मी इस घर में अकेले रहते हैं। दीपू एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है और छोटे बच्चों को घर की ही ट्यूशन देता है। दीपक की मम्मी हाउसवाइफ हैं। दीपक के पिता बैंक मैनेजर थे, परंतु 2 साल पहले दिवाली वाले दिन कैंसर से उसके पिता की मौत हो गई थी और बीमारी की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट से पहले ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। दीपक के 2 बहन हैं, सविता सावी जो कि अध्यापक है और इसके पति एक वकील हैं। दूसरी बहन अनीता नर्स है और उसके पति एक डॉक्टर हैं। सभी इसी शहर में पास पास रहते हैं, जिससे जब भी मन करता है माँ और भाई से मिलने चली आती हैं। अनीता अन्नी की शादी पिछले साल ही हुई है। उनके अभी कोई बच्चे नहीं हैं और सावी के दोनों बच्चे दीपक के पास ही ट्यूशन करने आते हैं। सरिता जी का शरीर भारी भरकम हो गया है, जिस वजह से उन्हें अकेले काफ़ी परेशानी आती है। जब से दोनों बेटियां ससुराल गई हैं, घर में कोई रौनक नहीं है। पति के चले जाने के बाद अपना सुख दुख बांटने वाला भी कोई नहीं रहा। दीपक भी कोचिंग सेंटर चला जाता है तो वह एकदम अकेले हो जाती है। उसकी बस एक ही तमन्ना है कि घर में बहू आ जाए, जिससे घर में रौनक रहे। अपने मोटापे के कारण थोड़ी सी भी काम करने पर ही उसकी सांस फूलने लगती है। आज मम्मी ने फिर से दीपू से शादी की बात कर दी थी। इस वजह से नाराज़ होकर उसने अभी तक मम्मी से बात तक नहीं की है। थोड़ी देर में अनीता और सबिता दोनों मार्केट से आती हैं। बातें करते हुए दोनों अंदर प्रवेश करती हैं। अन्नी अंदर आकर हमेशा सबसे पहले अपने माँ के गले लगती हैं। आज भी अंदर घुसते ही माँ की आवाज़ दी, मम्मा। रसोई से सरिता जी की आवाज़ आती है, आई बेटा। अन्नी वहीं जाकर पीछे से अपनी माँ को हग कर लेती है। क्या मम्मा, आप भी ना जब देखो काम में लगी रहती हो। और ये हलवा किसके लिए बन रहा है? अन्नी समझते हुए बोली,
तो जनाब के लिए बन रहा है। आज फिर आपने शादी की बात कर दी होगी। यह कहकर सावी और अन्नी दोनों हंसने लगती हैं। अन्नी, अरे मम्मी छोड़ो यह सब, देखो मैं मनाती हूँ अभी इसको। यह कहकर अन्नी दीपू के रूम में जाती है और उससे गुदगुदी करने लग जाती है। उसके बाद सावी और नोनी चेल्सी भी उसके लिपट जाते हैं और गुदगुदी करने लगते हैं। दीपू लोटपोट हो जाता है और अपनी हंसी रोक नहीं पाता। नाराज़गी भूल कर वह भी बच्चा बन जाता है और जैसे बचपन में तीनों भाई बहन मस्ती करते थे वैसे ही करने लगते हैं। दीपू तकिया उठाता है और दोनों को मारने दौड़ता है तो दोनों बहन मम्मी के पीछे छुप जाती हैं। तभी नोनी और चेल्सी सावी और अन्नी का हाथ पकड़ लेते हैं। मामा, हम आपकी टीम में हैं, आ जाओ। मम्मी और मौसी को पकड़ लो, हम अब मारो इन्हें। अच्छा शैतान बच्चों, रुको तुम, यह कहकर सावी दोनों को प्यार से चपत लगाती है। अच्छा चलो, छोड़ दो मेरे शेरों, चलो माफ़ किया, ये भी क्या याद रखेगी। यह कहकर दीपू सोफे पर बैठ जाता है। यह मत समझो कि मैं मान गया हूँ, अभी पहले मेरा इनाम दो तब मानूंगा। सावी और अन्नी एक साथ दोनों गालों पर उसे पप्पी देती हैं। अब खुश है ना? दीपू आंखें मटकाते हुए हाँ में गर्दन हिलाता है। सबको हंसते खेलते देख सरिता जी की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। कितनी रौनक आ जाती है घर में बेटियों के आने से, मन ही मन सोचने लगती है। अन्नी, अरे मम्मा, अब हमें भी मिलेगा आपके हाथ का हलवा या नहीं? देखो अब तो आपके लाडले को भी मना लिया है। यह कहकर वह हंसने लगती है। सभी एक साथ खाना खाते हैं। यह कहकर वह हंसने लगती है। सभी एक साथ खाना खाते हैं। दीपू के अंदर रूम में जाने के बाद सावी बोलती है, अच्छा मम्मी, हमें भी दिखाओ लड़की की तस्वीर। दोनों बहनें लड़की की तस्वीर देखती हैं। एक साधारण सी लड़की, रंग सांवला लेकिन नैन नक्श उसे खूबसूरत बना देते हैं। कपड़ों और आँखों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें तहजीब है। माँ इसकी पढ़ाई और परिवार के बारे में बात की। हाँ, लड़की ने ग्रेजुएशन किया है इतिहास विषय से। पापा अध्यापक हैं और माँ गृहिणी। पापा की पोस्टिंग अपने ही गांव में है, सब वहीं रहते हैं। दो ही बहन भाई हैं। भाई छोटा है जो अभी 12वीं में ही है। लड़की बड़ी है और जिम्मेदार भी। माँ के साथ रहकर काम काज का भी सलीका सीख लिया है। कहीं से भी की बुरी बात सामने नहीं आई है। मुझे तो लड़की पसंद है, तुम दोनों बताओ क्या राय है? माँ, लड़की तो ठीक है, लेकिन आप दीपू को जानती हैं ना, वो कितना मॉडर्न है, खाने पीने पहनने बोल चाल सब बातों में। दीपू के मन में पहले से ही बेला बसी है, वो इसे कभी पसंद नहीं करेगा। हाँ मैं जानती हूँ बेला के आगे या कुछ भी नहीं है, मगर हम सब जानते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है। खूब कोशिश की तो थी हमने, और कितनी बार उसके पापा के सामने मैंने हाथ भी जोड़े थे, मगर दीपू की कोई परमानेंट जॉब नहीं होने और तेरे पापा के रिटायरमेंट से पहले इस्तीफ़ा दे जाने की वजह से उन्होंने साफ मना कर दिया था। और दूसरी बात कि वो अलग जात के थे। उसके पापा ने बोला था, बहन जी अगर हम कर भी दें तो क्या मुंह दिखाएंगे अपनी बिरादरी में। माफ़ करना, भाई साहब और मैं अच्छे दोस्त थे, पर हम यह रिश्ता नहीं कर सकते। माँ बोलती है जो भी हुआ हो, अब हमें दीपू की शादी करनी तो है ही, और मैं कब तक अकेले परिवार की जिम्मेदारी संभालती रहूँगी। बूढ़ी हो गई हूँ अब मैं। तुम्हारे पिताजी भी अचानक हमें छोड़कर चले गए, और क्या भरोसा है जिंदगी का। मैं अपने जीते जी दीपू का घर बसते देखना चाहती हूँ, और अब तो
वो कोचिंग और घर ट्यूशन से काफ़ी कमा लेता है। ठीक है, तो माँ हमें कोई एतराज़ नहीं है, दोनों एक साथ बोलती हैं। अच्छा अन्नी तुम ही बात करना बेटा, अब दीपू से। ठीक है माँ, अभी उसे आराम करने दो, मैं रात को यहीं रुकती हूँ, फिर कल सुबह उससे बात करूँगी। दीपू दरवाजे के पीछे से कान लगाकर सारी बातें सुन रहा होता है। सब कुछ सुनने के बाद फिर से बिस्तर पर जाकर निढाल सा होकर लेट जाता है। उसका दिमाग उनकी बातें सुनकर फिर से खराब हो जाता है। मूड ठीक करने के लिए वह अपना मोबाइल निकालता है और अपनी उसी मेल आईडी को खोलता है जिसे उसने और बेला ने मिलकर बनाया था। उसमें उन दोनों की पल पल की यादें बसी थी, जिसका नाम था सिर्फ तुम। सबसे पहले वह फर्स्ट पिक देखता है, वो होली वाली तस्वीर जब वो 10 साल के थे। दीपू और अपना पुराना घर याद आता है। पापा की इस जगह नई नई पोस्टिंग हुई थी और उसी साल बेला और उसके परिवार वालों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। बेला की और 2 बहनें थी, जिसने सावी और अन्नी की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसे याद आता है छुट्टी वाले दिन सब पार्क में जाया करते थे और झूला झूलते थे। बेला को झूला कितना पसंद था, हमेशा वही उसकी गेम पार्टनर होती थी और वह उसे खूब झुलाता था। एक बार गलती से तेज झूला देने के कारण वह गिर गई थी, तो दीपू बोला, देखियो प्लीज़ तुम रो मत, मैं शाम को अपने हिस्से की चॉकलेट तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर वह तुरंत चुप हो गई थी। कितनी ड्रामेबाज है बेला, यह सब याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब अन्नी की जिम्मेदारी थी कि वह दीपक को शादी के लिए तैयार करे। अगले दिन अन्नी, अरे दीपू ज़रा ये ड्रेस तो देख, मैंने पिक ली है, फ़ोन में देखना मुझ पर कैसी लगेगी। दीपू ड्रेस देखता है और कहता है, वाह बहुत सुंदर है यह तो। अच्छा, पता है यह ड्रेस मैं तुम्हारी शादी में पहनूंगी। क्या दीदी आप भी? जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे यार, मैं थक गया हूँ रोज़ रोज़ यह बात सुनकर। और कितनी बार कहूँ आप लोगों को कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मैं खुश हूँ। अन्नी थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोलती है, दीपू तुम खुश हो, पर क्या तुम नहीं चाहते कि माँ भी खुश रहे? देखो, माना कि मैं और सावी दीदी पास ही शहर में हैं, मगर माँ को भी तो चाहिए घर में, और अब माँ की उम्र हो चली है। तुम भी अपनी कोचिंग के लिए बाहर चले जाते हो, माँ को कुछ हो जाए तो क्या होगा? अच्छा दीदी सही है, आप सबको बस घर में इंटरटेनमेंट के लिए और माँ का ख्याल रखने के लिए बहू चाहिए ना, लेकिन माँ का ख्याल तो मैं भी रख सकता हूँ अन्नी। दीपू, हमें लगा था तुम बड़े हो गए और समझदार भी, शायद अब अपनी जिम्मेदारी समझोगे, मगर नहीं, शायद हम ही बेवकूफ़ थे। अन्नी रुआसी होकर बाहर आती है और सावी को बोलती है, चल सवी, अब यहाँ अपनी मानने वाला कोई नहीं है। अन्नी सावी के तरफ देखकर आंख मारकर इशारा करती है, हाँ हाँ सही है, चलते हैं। चलो चेल्सी और नोनू, तुम दोनों भी चलो। दोनों जाने को तैयार हो जाते हैं। माँ जा रहे हैं हम दोनों, तो तुम अब अपना ख्याल रखना। कब तक हम दोनों अपने बहनें भाग भाग कर यहाँ आते रहेंगे? आखिर हमारी अपने ससुराल में भी कोई जिम्मेदारी है। दोनों एक एक करके माँ के गले लगती हैं और आंखों में आंसू भरकर लेती हैं। दीपक को लगता है जैसे बहनें एक बार फिर से विदा हो रही हों। वह दौड़ आता है और पीछे से दोनों बहनों को हक करने लगता है। कहाँ जा रही हो? कोई कहीं नहीं जाएगा, मुंह फुलाते हुए वह कहता है। चलो दिखाओ तुम्हारी भाभी की फ़ोटो। सब एक दूसरे को देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। अन्य तुरंत लड़की की फ़ोटो दिखाती है। दीपक के दिमाग में केवल बेला का चित्र ही था, लेकिन दोनों बहनों और माँ की खुशी के लिए वह बाहरी दिखावे के लिए तस्वीर देखता है और बिना कुछ कहे शादी के लिए हाँ कर देता है।
दीपक ने मन ही मन सोच लिया था कि वह परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए यह शादी तो कर लेगा, मगर उसे कभी बेला का स्थान नहीं देगा। दीपू की सहमति के बाद सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। अन्नी ने दीपू को गले लगाते हुए बोला, मुझे पता था तुम जरूर राजी हो जाओगे। चलो मम्मी, आज फिर से मुंह मीठा करवाओ। आज तो खुशी का दिन है हम सबके लिए। हलवा बनेगा ना? सरिता जी ने हंसते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं। आज सब बहुत खुश थे, सिवाय दीपक के। होता भी कैसे, उसके दिल और दिमाग पर तो अभी तक बेला की यादों का ही पहरा था। दीपक की सहमति के बाद शादी के लिए आगे बात बढ़ानी थी। सरिता जी तो यही चाहती थी कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। दोनों बहनें भी यही चाहती थी। लड़की के परिवार से बातचीत होने के बाद अब सब दीपक के ऊपर था कि वह एक बार खुद भी लड़की देख ले, ताकि आगे का प्रोग्राम तय किया जाए। मगर दीपू ने लड़की देखने से इनकार कर दिया। बोला, अगर माँ और दोनों बहनें को पसंद है तो उसे कोई एतराज़ नहीं है। अनीता और सविता ने ही आखिर लड़की देखी और गोद भराई आदि की रस्में संपन्न की। घर आने के बाद अन्नी दीपक को छोड़ते हुए माँ से बोली, मैं दीपू होने वाली भाभी को किस नाम से बुलवाऊंगा, दीपू या दीपिका, क्योंकि उसका नाम तो दीपिका है। दीपू ने उसकी बात पर ध्यान न देने के जैसा रिएक्शन किया। इसके बाद जल्द ही विवाह की तारीख भी तय हो गई। सब लोग विवाह की तैयारियों में व्यस्त हो गए। दोनों बहनें तो बहुत ही खुश थी, आखिर उनके लाडले भाई की शादी है। दोनों ने शादी के लिए खूब शॉपिंग की और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का इरादा कर लिया। आखिर वो दिन भी आ गया जब दीपक और दीपिका की शादी होनी थी। दीपिका के पापा ने शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। उनकी तैयारियों और स्वभाव से दीपू के परिवार व हर सदस्य खुश था। सरिता जी तो बहुत खुश थी कि उसे अपने बेटे के लिए इतनी अच्छी बहू और परिवार मिला है। खूब धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। अब दीपिका विदा होकर अपने ससुराल में आ गई। अभी तक उसने दीपक का चेहरा भी अच्छे से नहीं देखा था, ना ही शादी के पहले दोनों के मध्य कोई बातचीत हुई थी, इसलिए उसे दीपू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दीपक की आवाज़ से भी वह अभी तक अपरिचित थी। वह खुश थी कि अच्छा है, दोनों अभी तक एक दूसरे के लिए अजनबी ही हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा। मन में तरह तरह के विचार दस्तक दे रहे थे। कभी डर तो कभी लज्जा के भाव उसके चेहरे पर उभर रहे थे। दीपिका अभी तक किसी लड़के के साथ रिलेशन में नहीं रही थी। उसके लिए दीपक ही अब सब कुछ था। उसका पहला प्यार था। अब वह क्या बात करूंगी उनसे, सबसे पहले क्या बोलूंगी, कैसे देखूंगी उनकी तरफ, मन ही मन सोचकर वह मुस्कुराने लगी थी। अपने हाथों में लगी मेहंदी में दीपक का नाम देखा और वह खुद से शर्माने लगी। शादी के बाद ससुराल में उसकी पहली रात थी। सबकी तरह उसे भी इस रात का इंतज़ार था। तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। सावी और अन्नी उसे अपने रूम तक छोड़ गई थी। रूम में अंदर आकर उसने चारों तरफ देखा। रूम सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। गुलाबों की खुशबू से सारा कमरा महक रहा था। दीवार पर दीपक की बचपन की कुछ तस्वीरें टंगी थी। दीपक ने उन्हें देखा, दीपिका ने, और मुस्कुराई। पास में लगे आईने में खुद को देखा। बड़ी बड़ी उसकी काली काली आंखें, माथे पर लटकता टीका और चांद जैसी बिंदिया। चुनरी को ठीक करते हुए उसने खुद को देखकर मन ही मन कहा, अब ठीक है। अपनी चूड़ियों को खनकाकर देखा। शादी होते ही कितने बदलाव लड़की के ज़िंदगी में आ जाते हैं। हर अंग के लिए अलग अलग आभूषण उसे आज खुद पे
पूरी तरह से बदलाव नजर आ रहा था। ऊपर से नीचे तक हर आभूषण का संबंध विवाह से जुड़ गया था। मांग का सिंदूर और गले में बंधा मंगलसूत्र उसे एहसास करा रहा था कि उसका जीवन में अब बदलाव आने वाला है। दरवाजे के बाहर उसे कदमों की आहट महसूस हुई। एक बार फिर आईने में खुद को देखने के बाद वह बेड पर सिमट कर बैठ गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो घूंघट की आड़ से उसने पहली बार दीपक को देखा। लंबी कदकाठी, चौड़ा सीना और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, रंग भी गौरा। दीपिका को खुद की रंगत उसके सामने फीकी लग रही थी। मन ही मन खुश थी कि इतना सुंदर पति उसे मिला है। दिल की धड़कनें एक एक कदम के साथ बढ़ती जा रही थी और वह खुद को और सिमटता हुआ महसूस कर रही थी। दीपू अभी उसे कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वह उसकी महक महसूस कर सकती थी। रात भी काफ़ी ढल चुकी थी और दोनों के चेहरे पर थकावट भी नज़र आ रही थी। दीपू अभी बिस्तर के पास आया ही था और एक तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। एक नज़र भी उसने दीपिका की तरफ नहीं देखा था। बिना कुछ बोले वह सोफे पर जाकर लेट गया और थोड़ी देर में ही नींद उस पर हावी हो चुकी थी। इधर दीपिका के दिल में उठ रहे जज्बातों का तूफान एक पल में ही थम चुका था। सारी रौनक उसे फीकी पड़ती नजर आई। खुद को आईने में देखा तो नजरें अपने आप ही झुक गई थी। आंखों में हल्का पानी भी उतर आया था। जाने क्यों लड़कियां इतनी जल्दी भावुक हो जाती हैं। जब उम्मीद टूटती है तो दुख होता है। दीपिका ने खुद को समझाया कि शादी के घर में अनेकों काम होते हैं। ऐसे में वह थक गया होगा और हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं हो। थकान के कारण इतनी जल्दी नींद आ गई होगी। मन ही मन यह सब सोचते हुए वह भी सो गई। देरी से सोने के कारण अगली सुबह जब दीपिका की नींद खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। कुछ पल के लिए वह भूल चुकी थी कि वह कहाँ है। कमरे में चारों तरफ देखने के बाद उसने सोफे की तरफ निगाह डाली जहाँ दीपू सोया था, मगर इस वक्त वह वहाँ नहीं था। शायद वह पहले ही जाग चुका था। वह खड़ी खड़ी होने वाली ही थी कि इतने में बाहर से दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दीपिका ने जाकर दरवाज़ा खोला। अन्नी, क्या हुआ भाभी? लगता है आपकी नींद अभी पूरी नहीं हुई, वह छेड़ते हुए बोली। लगता है आज रात सो नहीं पाई हो। दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ नज़रें झुका ली। अन्नी ने उसे ड्रेस थमाते हुए बोला, भाभी लो ड्रेस पहन लो, अभी शादी के बाद की कुछ रस्में बाकी है। अपने देवी देवताओं के यहाँ भी अभी चलना है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। दीपिका ने हाँ में सिर हिलाया। धीरे धीरे विवाह संबंधी सभी रस्मों रिवाज पूरे हो गए और दीपिका ससुराल आने जाने लग गई थी। सरिता जी दीपिका को बेटी की ही तरह रखती थी। दोनों ननद भी उसे बहन की ही तरह प्यार करती थी। जो सामान अपने लिए खरीदती वह दीपिका के लिए भी खरीदती। खूब लाड प्यार से सब रहने लगे थे। दीपिका ने भी ससुराल आकर नए घर को पूरी तरह अपना लिया था। दोनों बेटियों के ससुराल चले जाने के बाद सरिता जी के घर की खोई हुई रौनक भी लौट आई थी। बिखरा पड़ा रहने वाला घर फिर से व्यवस्थित हो गया था। सब चीज़ें यथास्थान पर करीने से सजी रहने लगी। सरिता जी अब बेफिक्र सी हो गई थी। दीपू के कोचिंग चले जाने के बाद दोनों सास बहुएं खूब बातें करती और फुर्सत के समय में अपनी पसंद के सीरियल देखा करती। सरिता जी ने कभी दीपिका पर किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं लगाई। सबको वो यही कहती कि अब मेरे 2 नहीं 3 बेटियां हैं। जब मन होता सावी और अन्नी भी अपनी माँ और भाभी से मिलने आ जाती थी। उनके आने पर तो पूरे घर में चहल पहल मच जाती थी। दीपिका यह सोचकर बहुत खुश होती कि उसे इतनी अच्छी सास और ननद मिली है। सब कुछ अच्छा होने पर भी दीपिका आंतरिक रूप से बहुत उदास रहती थी।
उसके जीवन में जिस इंसान की कमी थी वह उसके पास रहकर भी उसका नहीं था। बाहर बाहर से देखने में सबको यही लगता था कि दीपक और दीपिका एक आइडियल कपल है, मगर सच्चाई इससे परे थी। दीपक भी सबके सामने उसके साथ पत्नी का व्यवहार करता था, मगर आंतरिक रूप से वह उससे कोसों दूर था। किसी तरह के भावात्मक संबंध दीपक के मन में अभी तक उसके लिए नहीं पनपे थे। हालांकि वह भी भौतिक सुख उसे उपलब्ध करवाता था। दोनों के मध्य बातचीत तो होती थी, मगर बिल्कुल औपचारिक रूप से। वह बेला की जगह किसी भी तरह से दीपिका को नहीं दे पाया था। शायद उसे लगता था कि ऐसा करके वह बेला के प्यार के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, मगर वास्तविक रूप से वह उसे दीपिका को स्वीकार कर लेना चाहिए था। अगर वह किसी के साथ गलत कर रहा है था तो वह दीपिका के साथ। बहुत बार दीपिका ने चाहा कि वह इस विषय में उसकी ननद या अपने परिवार में किसी से बात करे, मगर यह सोचकर कि उन दोनों की आपसी बातें उनके बीच ही रहे तो अच्छा हो, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर वह अपना पत्नी धर्म निभाते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ रही थी। आज शादी के बाद ससुराल में दीपिका का पहला करवा चौथ था। वह भी उत्साहित थी। शायद इसी व्रत के बहाने उनका रिश्ता आगे बढ़े। आज सुबह वह जल्दी जल्दी ही उठ गई थी। बाथरूम से नहाकर निकली तब तक दीपू सोफे पर सो ही रहा था। आज उसने अपनी पसंद की रेड साड़ी पहनी थी। माथे पर छोटी बिंदी, आँखों में सुरमा, हल्की लिपस्टिक, पायल, बिछिया, कंगन, मंगलसूत्र, सिंदूर। आज बड़े चाव से उसने खुद को संवारा था। आईने में खुद को देखा तो गुनगुनाने लगी, सजना है मुझे सजना के लिए। गुनगुनाते हुए वह भूल गई थी कि दीपू भी यहीं सोया हुआ है। अभी खिड़की से पर्दा हटाया तो धूप सीधे दीपू के आंखों पर गिरी। तेज रोशनी से उसकी आंखें खुल गई थी। आंखें खुलते ही पहली नज़र उसकी दीपिका पर ही पड़ी। इससे पहले कि वह कुछ सोचे, चादर को हटाकर वह बाहर जाने लगा, लेकिन आज दीपिका दरवाजे पर आ खड़ी हाँ हो गई और बोली, आज आपको कहीं नहीं जाएंगे, आज छुट्टी ले लीजिए, यहीं रुकिए। दीपक ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए गेट खोलने की कोशिश की तो दीपिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार दीपू ने उसका हाथ तेजी से झटका और उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, मुझे पता है तुमने यह साज श्रृंगार क्यों किया है। मैं बहक जाऊं ऐसा तुम सोचना भी मत। एक बात तुम अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। हमारी शादी मात्र एक समझौता है और तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी नहीं, समझी तुम। यह कहकर उसने दीपिका को एक जोर का धक्का दिया और वह बेड पर जा गिरी। दीपक धम से गेट बंद करके बाहर निकल गया और इधर दीपिका फक फक कर रोने लगी।